अब हम लोग औसत वेग को समझते हैं। औसत वेग को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एकदम क्लास 11th की डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं भी है नॉलेज तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। औसत वेग को समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक रिएक्शन था, कोई एक जनरल रिएक्शन था, उसके जो तीर के लेफ्ट साइड में होता है, एरो के लेफ्ट साइड में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक बोलते हैं उसको। और एरो के जो राइट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मान लेते हैं कोई एक जनरल रिएक्शन था, उसके एरो के लेफ्ट साइड वाले को आर मान लिया और राइट साइड वाले को पी मान लिया। आर रिएक्टेंट के लिए और पी प्रोडक्ट के लिए, यानी कि अभिकारक है ये प्रतिफल है। तो इसको समझते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है, ये मैं दावे ठोक के कहता हूँ, ठीक है। देखिए, कोई भी रिएक्शन होगा, वैसे आप प्रैक्टिकली सोचो, थियोरेटिकल बात मत करो। कोई भी रिएक्शन होगा, स्टार्टिंग में T बराबर 0 पर उसका कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगा किसका? प्रोडक्ट साइड का, सॉरी किसका? रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई भी रिएक्शन होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी रिएक्शन होगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? 0 होगा। इसलिए मान लेते हैं कि टाइम T बराबर 0 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या था? R0 था। और उस टाइम T बराबर 0 पर तो प्रोडक्ट तो कुछ बना नहीं होगा, प्रोडक्ट तो कुछ बनेगा नहीं, तो उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 0 लिख लिया। टाइम T बराबर T1 पर मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? R1 हो गया। और इसका कंसंट्रेशन अब क्या होगा? धीरे धीरे अब बढ़ेगा कंसंट्रेशन, किसके बराबर होगा? R0 से ये R1 हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बना होगा, वही यहाँ पे लिखा R0 माइनस R1। उसके बाद टाइम T बराबर T2 पर इसका R का कंसंट्रेशन मान लेते हैं R2 है, तो प्रोडक्ट P का कंसंट्रेशन क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो बढ़ेगा डाटा, लेकिन इसमें से घटेगा ना, इसी में से ना घटेगा। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। आया समझ में? पहले 0 था, उसके बाद थोड़ा कुछ बढ़ेगा, समय जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ग्राफ देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन था, मान लेते हैं R0, प्रारंभिक जो सांद्रता था वो R0 था। उसके बाद ये ग्राफ देखिए इस तरीके से आया है, यानी कि ये ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा आया है? घटता जा रहा है। लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी कि इस पे है क्या? समय है, और इस वाई एक्सिस पे क्या है? सांद्रता, मोलर सांद्रता है अभिकारक का, और ये क्या? एक्स एक्सिस पे क्या है? समय है। तो ये कर्व जो मिला है आपको, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है, और यदि मान लेते हैं यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तो कभी कंप्लीट ही नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ग्राफ कभी इसको टच ही नहीं करेगा, यानी कि रिएक्टेंट अभिकारक का जो सांद्रता है वो कभी भी 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो बचा ही रहेगा, ठीक है। इसको समझते हैं। ये टाइम T1 बराबर इसका कंसंट्रेशन क्या था? R1। ये बॉक्स जो है, बॉक्स क्या बता रहा है? ये बॉक्स बता रहा है कंसंट्रेशन, सांद्रता बता रहा है। क्या बता रहा है? सांद्रता बता रहा है, ठीक है। टाइम T बराबर T2 पर इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं R1 है, और टाइम T बराबर T3 पर इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं R2 है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है? औसत वेग निकालना है। औसत वेग निकालने का तरीका क्या है? सेम कॉन्सेप्ट फिजिक्स वाला लगाएंगे। वेग कैसे निकालते थे? डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? कंसंट्रेशन होगा। यहाँ पर वेग दो तरीके, औसत वेग दो तरीके से, दो चीजों के सापेक्ष में निकालेंगे। एक तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, दूसरा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। तो पहला लिखते हैं, पहला लिखेंगे हम लोग क्या? विद रेस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में हम लोग वेग लिखेंगे औसत वेग। औसत वेग यानी कि औसत वेग क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब लिखेंगे ना तो माइनस लगाएंगे। क्यों माइनस लगाएंगे अभी मैं आपको समझाता हूं। माइनस आर एवरेज, आर एवरेज क्या हो जाएगा? देखिए क्या होगा, कैसे क्या निकालते थे फिजिक्स में? वेलोसिटी कैसे निकालते थे? वेलोसिटी डेल एस बाई डेल टी निकालते थे। यहाँ पर एस का जगह कौन लेगा? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेगा। तो क्या लिखेंगे?
डेल आर चेंज इन कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे, डेल आर बटा क्या लिखेंगे, डेल टी। अब देखिए डेल आर निकालते हैं यहां से यहां तक का, टाइम टी बराबर T1 पे, टी डेल आर कैसे निकालेंगे, डेल आर स्टार्टिंग में कैसे निकालते थे, याद कीजिए, किसी भी चीज में डिफरेंस यानी कि अंतर कैसे पता करते थे, डेल, यदि आपको निकालना हो डेल वी तो कैसे निकालते थे, फाइनल वेलोसिटी निकालते थे, फाइनल वी एफ माइनस वी आई, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करते थे। फाइनल कितना है, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा ग्राफ थोड़ा गलत ड्रॉ करा गया है, ग्राफ ये यहाँ तक रहेगा, ठीक है, ये यहीं तक रहेगा, डेल आर यहाँ से निकालेंगे, क्यों यहाँ तक, क्योंकि हमें दो टाइम इंटरवल के बीच का चाहिए, केवल T1 और T2 के बीच का चाहिए। तो डेल आर बराबर क्या हो जाएगा, एक तो निगेटिव पहले से लगाएंगे, निगेटिव पहले से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी आ रही है इसलिए। अच्छा, निगेटिव लगाने का एक और भी कारण है, क्या कारण है कि औसत वेग जो आएगा ना कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आता है, इसलिए इस निगेटिव को एडजस्ट करने के लिए मतलब यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे निगेटिव नहीं लगाते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं लगाते हैं, तो देखिए हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, R1, यहाँ से डेल आर यदि निकालेंगे तो R2 माइनस R1। ध्यान दीजिए, ये है यदि ऑरिजिन से पहले यहाँ पे जाएंगे, मान लेते हैं ये 5 है, ये है 10, तो 5 माइनस 10 तो -5 डिवाइडेड बाई टाइम, तो निगेटिव आ जाएगा ना, इसलिए इस निगेटिव को एडजस्ट करने के लिए हम लोग एक माइनस पहले से लगा लेते हैं, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद माइनस R1, ये क्या है, डेल आर कैसे निकालेंगे, डेल आर बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1 डिवाइडेड बाई T2 डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, माइनस इंटू R2 माइनस R2 हो जाएगा, और माइनस इंटू R1 माइनस इंटू माइनस R1 तो माइनस प्लस R1, यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये क्या निकल गया, प्रोडक्ट R यानी कि रिएक्टेंट R के रिस्पेक्ट में औसत वेग निकल गया। यदि इसी का इंस्टेंटेनियस वेग निकालेंगे, देखिए निकालते हैं, माइनस R इंस्टेंटेनियस, यानी कि एक किसी शॉर्ट इंटरवल के लिए यदि हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर ये R इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते थे, ds बाई dt करके निकालते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, dv कैसे निकालते थे, ds बाई dt निकालते थे। ds क्या होता था, एक छोटा चेंज, स्मॉल चेंज, और dt भी स्मॉल चेंज। तो यहां पर किसी एक पॉइंट के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d माइनस डी आर बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। आपके काम का जो है यही है, आर एवरेज है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस जो रेट है वो आपके काम का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तो किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। यदि हम लोग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो देखिए कैसे होगा, विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल के रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेते हैं औसत वेग कैसे निकालेंगे। विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, ग्राफ को देखिए एक बार थोड़ा ध्यान से, तो ग्राफ को यदि देखते हैं तो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट के लिए ग्राफ जीरो यानी कि ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है प्रोडक्ट का, जीरो, उसके बाद धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे P में वृद्धि का वेग, प्रोडक्ट P में वृद्धि का वेग यानी कि रेट ऑफ P, एवरेज रेट ऑफ P कैसे निकालेंगे, डेल P बाई डेल टी। कैसे निकालेंगे, डेल P बाई डेल टी, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डेल P कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए डेल P निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल P फाइनल माइनस इनिशियल, इसको यदि हम कंसंट्रेशन के टर्म में लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, P1 ये हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन, P2 और इनिशियल क्या हो जाएगा P1,
ठीक है, टाइम T1 पर P1 और T2 पे P2, तो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन P2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये क्या हो गया, P में वृद्धि का औसत वेग इस तरीके से निकाला जाएगा। आया समझ में? और यही वेग जो होगा ना, और यही हम लोग यदि इंस्टेंटेनियस निकालें, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ P इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, dP डिवाइडेड बाई dt। ये कैसे निकालेंगे, पता है आपको कि किसी भी कर्व के पॉइंट पर एक यदि हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो उसका स्लोप पता कर लेता है। ये एक टेंजेंट है मान लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग स्लोप क्या देगा tan थीटा के बराबर, स्लोप क्या हो जाता है tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर हो जाता है, ये इसका रेट के बराबर, यानी कि ढाल हो जाएगा इस वक्र का, इस कर्व का क्या हो जाएगा, ढाल। ये निकालेंगे ऐसे कैसे, इससे क्या निकालेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस, और इससे क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे।